नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड में हिंदी शिक्षण के पाठ पे चर्चा हो रही है। पिछले पाठों में हमने निदानात्मक शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, स्वरूप एवं उसके क्षेत्रों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आज अपन कुछ इस बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। बालक की अधिगम की क्रिया में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को समझकर उसके पिछड़ने के कारणों को ज्ञात करना निदान कहलाता है। ये बात हमने समझी। ठीक इसका दूसरा पहलू उपचारात्मक शिक्षण होता है। ये दोनों ही बिंदु एक सिक्के के दो पहलू हैं। निदानात्मक शिक्षण में हमने उसके कारणों को समझा और पिछड़ने के कारणों को दूर करने और छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करना और दूसरे छात्रों के बराबरी में लाना, ये शिक्षक द्वारा जो क्रिया की जाती हैं उस पिछड़े छात्रों के लिए, उस क्रिया को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बातें एक सिक्के के दो पहलू होती हैं, पहले निदान और फिर उपचार। बिना उपचारात्मक शिक्षण के निदानात्मक शिक्षण अधूरा होता है। जिस तरह से एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति कोई जाता है उसके पास, तो पहले उसका निदान करता है, बीमारी का पता लगाता है और उसके कारणों को जानता है गहनता से, तो उसके बाद फिर वो उसका उपचार करता है। ठीक ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। शिक्षक बालक की समस्त कमजोरियों को, उसकी पिछड़ेपन के कारणों को अच्छी तरह से समझता है और फिर विविध क्रियाओं के द्वारा, शिक्षण की विविध जो विधियां हैं उसके द्वारा वह उस कमजोरियों को, उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। पहले एक विद्वान हुए हैं योकन सिम्पसन, विदेशी विद्वान हैं। उन्होंने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। एक दूसरे विद्वान हुए ब्लेयर एंड जोन्स। उन्होंने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षा वास्तव में उत्तम शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो प्रेरित क्रियाओं द्वारा उसकी अपनी कमजोरियों को दूर करता है। पहले इसमें ये बताया है कि छात्र को वास्तविकता से अवगत कराना कि भाई तेरे में ये कमजोरी है, इस तरह की कठिनाइयाँ इससे, तो उसके बाद में शिक्षक द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है। प्रेरित करके उसकी प्रयास किए जाते हैं और प्रयास के बाद उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है, कठिनाइयाँ दूर होती हैं और बालक दूसरे जो अग्रणी बालक हैं या आगे जो निकले हुए बालक हैं शिक्षा में, उनकी बराबरी में वो लाने का प्रयास होता है। तो इस तरह से ये उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाओं पर हमने दृष्टि डाली। आगे हम उस बिंदु को बढ़ाते हैं। अब हम उसके उद्देश्यों पर थोड़ी चर्चा कर लें। उद्देश्यों को एक विभिन्न बिंदुओं में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहला है उद्देश्य जो है वह छात्रों की लेखन एवं वाचन, दोनों प्रक्रिया होती है भाषा में, लिखना और पढ़ना। तो ये दोनों जो प्रारंभिक त्रुटियां हैं, प्रारंभिक त्रुटियों से मेरा मतलब है, पिछले पाठ में मैंने बताया था कि बालक जो है आगे ऊंची कक्षाओं में या छठी, सातवीं, आठवीं में आने के पर बहुत सारी गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, पठन भी सही नहीं होता है, ये हमने बात करी थी। तो इसका कारण है उसकी प्रारंभिक त्रुटियां। प्रारंभिक शिक्षा जो है 1 से 5 तक की, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं, कमजोरियां रहती हैं, तो उसको सुधारना। जैसे छठी, सातवीं में आ गया बालक और उसको दूसरी या तीसरी क्लास का नॉलेज नहीं है, तो वो त्रुटियां दूर करना इसका उद्देश्य होता है।
तब कि वो जो है उसके समकक्षता में आ सके। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों में बहुत सारा जैसे दब्बूपन होता है, पिछड़ापन होता है और उसमें कई तरह की कमजोरियां जैसे हैं, तो उसका व्यवहार जो है और दूसरे सामान्य बालकों से कुछ अलग रहता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, सामान्य व्यवहार करना। अगली बात है पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना। पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ्यक्रम के अनुसार जो भाषा तत्व और जो है उसके भाषाई कौशल दिए हुए हैं, तो उसको जो है वृद्धि करना, उन योग्यताओं में वृद्धि करना। जैसे भाषाई कौशल पे थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं अपन। जैसे आपने पढ़ ही रखा है, भाषाई कौशल भाषा में जो है 4 होते हैं, सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये उसमें योग्यता लाना, उसमें कमजोरी नहीं रही किसी तरह की। और जो भाषा तत्व में व्याकरण संबंधी जितना भी ज्ञान है तो उसमें योग्यताओं में वृद्धि करना। अगला उद्देश्य होता है बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, आत्मविश्वास की भावना जो है जागृत करना। तो पिछड़ा बालक में कई तरह के आत्महीनता आ जाती है उसमें, तो आत्मविश्वास जागृत नहीं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी दूसरे बालक बराबरी कर सकता हूँ, इस तरह का भाव उपचारात्मक शिक्षण से संभव होता है। तो ये उसका उद्देश्य है। अगली बात है बालक के अंदर जो अंतर्द्वंद होते हैं, भ्रम होता है, कई तरह का अंतर्द्वंद होते हैं, ये है कि वे है, ये है कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, या मतलब एक सही निर्णय पर वो नहीं पहुंच पाता, तो इस तरह का अंतर्द्वंद जो है उसको उपचारात्मक शिक्षण से दूर किया जा सकता है। अगली बात, इसी के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के जितने भी मार्ग हैं और उसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो कैसा भी भाषा से संबंधित ज्ञान हो, लिखने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो या व्याकरण से संबंधी हो, किसी भी क्षेत्र का, तो वह उसमें जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करना, ये इसका उद्देश्य है। अगली बात है व्यक्तित्व विकास करना, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, ये हम सब जानते हैं। तो उसके जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में जो भी कमियां हैं, किसी भी तरह की जो कमियां हैं उसको दूर करना। अच्छे आदर्शों की स्थापना करना, बालक में आदर्श स्थापित करना, हर तरह का काम वो आदर्श करे। अगली मुख्य बात है छात्रों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना। शारीर से संबंधित अक्षमताएं होती हैं, उसके कारण भी बालक पिछड़ता है, कई तरह की उसमें बीमारियां हैं, आदि हुए आदि। मानसिक कमजोरियां भी हो सकती हैं, भावात्मक कमजोरियां हो सकती हैं, सामाजिक कमजोरियां हो सकती हैं, आर्थिक कमजोरी भी हो सकती है, तो और भौगोलिक कमजोरियां होती हैं, परिवेशीय कमजोरियां होती हैं। तो इन सब को पता लगा करके उस अक्षमताओं को दूर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है। शिक्षक को भी पता लगता है कि मैं बालक में ये क्यों कमजोरी और किस कारण, उसका कारण मैं तो नहीं हूँ, या मेरी विधियाँ तो नहीं है, मेरे शिक्षण में कोई कमी है। इस तरह की जो बातें होती हैं वह शिक्षक को भी पता लगती हैं और वह उसके अनुरूप अपने शिक्षण की विधियों में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन करके फिर वो उपचारात्मक शिक्षण अगर करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है, बालक की कमजोरियां दूर होती हैं। बालक के अंदर जो भावनाएं होती हैं जैसे हताशा, निराशा, कुंठा, भय, संकोच, ये बहुत सारी जो कमजोरियों को लाने वाली जो भावनाएं होती हैं, जो बालक को नीचे ले जाती हैं, ऊंचा उठने नहीं देती हैं या आगे बढ़ने में बाधा उपस्थित करती हैं, ऐसी कुछ भावनाएं होती हैं। उस भावनाओं को दूर करना, ये हताशा, निराशा, आत्मविश्वास की कमी, संकोच, भय, कई तरह का भय होता है उसमें, तो सबको पता करके उसको दूर करना। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी को शैक्षणिक विकास में, शैक्षणिक प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। वो जितने भी अवसर आएंगे वो उसमें आगे निकलेगा। तो इस तरह से वो बालक जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ये इसका उद्देश्य है। हमने उद्देश्यों पर चर्चा की, अब हम इसी बिंदु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, विधियों पर चर्चा करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के तरीके या विधियाँ या प्रकार भी हम उसको कह सकते हैं। तो पहला इसका तरीका है व्यक्तिगत विधि और दूसरा तरीका सामूहिक विधि।
व्यक्तिगत विधि में बालक को व्यक्तिगत रूप से जो है उसका उपचार किया जाता है। बालक की मानसिक और बौद्धिक स्तर अलग अलग होते हैं, ये हम सब जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो हम सब जानते हैं। तो उन व्यक्तिगत स्तरों को, मानसिक योग्यताओं को और विभिन्नताओं को समझना व्यक्तिगत रूप से, और फिर उसके अनुसार उसको जो है शिक्षण उपलब्ध कराना, उसका उपचार करना, और उसकी जो कठिनाइयाँ उसको गंभीरता से समझना, गंभीरता से, व्यक्तिगत रूप से गंभीरता से उसको समझना, उसकी परिस्थितियों को समझना, उसकी विवशताओं को समझना, उसकी जो भावात्मक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, परिवेशीय जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, ये व्यक्तिगत रूप से ही संभव हो पाता है। प्रत्येक विद्यार्थी की पृथक पृथक गलतियां भी होती हैं, अतः उन सबको एक साथ हम नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से उसका उपचार नहीं कर सकते और उसका इलाज नहीं कर सकते। अतः हम व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दे करके पृथक पृथक रूप से बालक को उसके सुविधा के अनुसार हम जो है उसका शिक्षण करा सकते हैं और उसको सामान्य बालकों की श्रेणी में ला सकते हैं, पिछड़े बालकों को। तो ये एक तरीका है व्यक्तिगत। दूसरा तरीका है सामूहिक। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ बालकों की होती हैं जो एक ही समान होती है। बहुत सारे लड़कों की एक ही तरह की जो कठिनाइयाँ होती हैं, एक ही तरह की अज्ञानता होती है, एक ही तरह की कमियाँ होती हैं। संभव है कि हम कक्षा को या जो जितने भी कमज़ोर बालक हैं उनको एक साथ बिठा करके उस कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। एक साथ करने में क्या है कि सुविधा होगी, समय का भी हमारे पास लाभ मिलेगा। एक ही समय में हम सभी बालकों को ट्रीट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उसका समय की बचत होगी और एक साथ जो है बालकों को प्रेरित किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षक को इन दोनों ही कार्यों में बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और आत्मीयता का व्यवहार अपेक्षित होता है। अगर उसको झिड़केगा या उसके प्रति नफरत का भाव रखेगा या उसको जो है बार बार गलत शब्दों से उसको संबोधित करेगा तो ये आत्मीयता नहीं बनेगी और बालक निकटता स्थापित नहीं कर सकता और कठिनाइयाँ दूर नहीं होंगी। तो इसके लिए यही आवश्यक है कि बालक आत्मीयता का व्यवहार करे और उसको उपचारात्मक शिक्षण करें। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद। जय भारत।